रास प्रोटीन्स लिंक करता है रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेजेस को एमएपी काइनेजेस से। तो रास प्रोटीन्स को हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि वैसे तो बहुत सारे जो लिंक हैं रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेजेस से, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं अमंगलकारी कार्य भी करने लगते हैं। इसलिए रास प्रोटीन्स के ऊपर स्टडी काफी फोकस की गई है। ये करीब 1980 और 82 के बीच में ये सब डिस्कवर हुआ, रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज और ये रास, और इसलिए इस पर जो स्टडी है बहुत इंटेंसिफाई हुई। तो इसमें हम देखेंगे कि रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेजेस जो हैं वो ग्रोथ फैक्टर्स के रिसेप्टर्स हैं, और ये ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं ये रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं सेल प्रोलिफरेशन का, डिफरेंशिएशन का और सेल सर्वाइवल के लिए। रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेजेस सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। एक ये रिसेप्टर है और ये दूसरा रिसेप्टर है। जब कोई लिगैंड या सिग्नल इससे बाइंड करता है तब इसका डाइमराइजेशन हो जाता है, एक डाइमर बनाते हैं। वैसे तो दोनों दूर दूर रहते हैं, और जब कोई लिगैंड इससे बाइंड होता है तो ये दूसरा भी जो रिसेप्टर है ये क्लोज होकर डाइमर बना देते हैं उस लिगैंड के साथ। जैसे ग्रोथ फैक्टर्स हैं, EGF है, NGF है और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, ये सब जो है ग्रोथ फैक्टर्स हैं। और ये रिसेप्टर्स जो है इनके लिए ये रिसेप्टर बना है रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज। काइनेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं। तो ये काइनेजेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो सेरीन और थ्रियोनिन काइनेजेस हैं, जो सबस्ट्रेट है या प्रोटीन है उसके सेरीन और थ्रियोनिन पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा, और दूसरा जो ग्रुप होगा काइनेजेस का वो टायरोसिन काइनेजेस होंगे, वो टायरोसिन रेसिड्यू को फॉस्फोरिलेट करेंगे। तो ये रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज है, इसके 3 डोमेन्स हैं। ये आउटसाइड ऑफ द सेल है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म की जगह है, ये साइटोसोलिक पोर्शन है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है रिसेप्टर का वो लिगैंड से बाइंड होगा और डाइमराइजेशन होगा, 2 रिसेप्टर्स क्लोज हो जाएंगे। सिर्फ इंसुलिन या इंसुलिन से जो रिलेटेड रिसेप्टर्स हैं वो ऑलरेडी डाइमर होते हैं। रेस्ट ऑफ द जो रिसेप्टर्स हैं वो मोनोमेरिक फॉर्म में होते हैं, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने होते हैं। ये उसका अल्फा हेलिसेस है, अल्फा हेलिक्स जो मेम्ब्रेन के अंदर है, और इसका ये साइटोसोलिक पोर्शन में ये सी डोमेन है जिसका फंक्शन जो है एंजाइमेटिक है, और ये एंजाइमेटिक एक्शन वाले डोमेन से ये बाहर का हिस्सा है आउटसाइड जो है जिसको ये फास्फोरिलेट करता है। ये कैटालिटिक पोर्शन जो है, यहाँ पर जो टायरोसिन के रेसिड्यूज होंगे, जो टायरोसिन अमीनो एसिड्स होंगी, उनको ये फास्फोरिलेशन का काम करेगा और ये फास्फोरिलेटेड साइट्स बनाएंगे। जब कोई रिसेप्टर बाइंड हो जाएगा और ये रिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये एक्स्ट्रा ये जो कैटालिटिक डोमेन है उसके बाहर का जो रिसेप्टर का पोर्शन है उसमें टायरोसिन रेसिड्यूज को ये फास्फोरिलेट करेंगे। तो ये जो फंक्शन होता है वो ऑटो फास्फोरिलेशन के द्वारा होता है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन इसको करेगी और ये इसको करती है। ऑटो फास्फोरिलेशन 2 फंक्शन करेगा, एक तो ये अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, और दूसरे कैटालिटिक डोमेन के बाहर जो रिसेप्टर का पोर्शन है उसमें टायरोसिन रेसिड्यूज को ये फास्फोरिलेट करेगा। ये जो कैटालिटिक डोमेन के बाहर का पोर्शन है जो फास्फोरिलेट हो रहा है, ये जो है बाइंडिंग साइट का काम करेगा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के लिए, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो है ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इस कॉम्प्लेक्स में 10 to 20 जो है प्रोटीन्स एसोसिएट होंगी, और एक तरह से ये डॉकिंग साइट का काम करेगा। डॉक पर जैसे बहुत सारी शिप्स आके इकट्ठा हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं, उसी तरह से जब कोई सिग्नल पास करेगा तब इसका आउटसाइड कैटालिटिक डोमेन जो है ये फास्फोरिलेट हो जाएगा, तो ये फास्फोटायरोसिन साइट बनाएगा। और यहाँ पर ये जो डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो आके कलेक्ट हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और इस कॉम्प्लेक्स में अनेक तरह की प्रोटीन्स होंगी। उसमें एक प्रोटीन होगी एडाप्टर प्रोटीन। ये देखिए एडाप्टर प्रोटीन है। इस एडाप्टर प्रोटीन में SH2 डोमेन पाया जाएगा और कुछ प्रोटीन बाइंडिंग डोमेन्स पाए जाएंगे। जब रिसेप्टर से एडाप्टर प्रोटीन जुड़ जाएगा तब ये रास प्रोटीन्स को ये एक्टिवेट करेगा। रास प्रोटीन जो है 2 फॉर्म में मिलेगी, एक ये GDP बाइंडेड होगी, GDP के साथ बाइंडिंग होगी। जब इसकी GDP के साथ बाइंडिंग होगी तो ये इनएक्टिव पोजीशन में रहेगी, तब एक्टिव पोजीशन में नहीं रहती है। एडाप्टर प्रोटीन्स जो कि टायरोसिन रेसिड्यूज से लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा डोमेन में पाए जाए, एक्स्ट्रा कैटालिटिक डोमेन में पाए जा रहे हैं, वो इसको एक्टिवेट करेगा, इस रास प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, और ये पास ऑन करेगा एक्टिवेटेड रास प्रोटीन को, जो कि अब GTP से बाइंडिंग हो जाएगी, और GTP से बाइंडिंग के बाद ये फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगी और फास्फोरिलाइज करेगी MAP काइनेज प्रोटीन्स को। ये MAP काइनेज प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन्स जो हैं इंटरमीडिएट पोजीशन में हैं ERK और रास के बीच में। एक्टिवेटेड रास जो कि GDP के साथ अटैच है वो एक्टिवेट करेगा राफ प्रोटीन को, तो राफ प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा और फास्फोरिलेट करेगा। राफ जो है मेक काइनेज को एक्टिवेट करेगी और फास्फोरिलाइज करेगी। तो राफ के बाद मेक। राफ और मेक MAP काइनेज के 2 ऐसे प्रोटीन काइनेजेस हैं जो सेरीन और थ्रियोनिन काइनेजेस हैं। मतलब ये कि जो सेरीन और थ्रियोनिन अमीनो एसिड को फास्फोरिलाइज करते हैं। उसके बाद ये मेक की जो है डुअल स्पेसिफिसिटी हो जाती है, और मेक जो है वो थ्रियोनिन और टायरोसिन रेसिड्यूज को दोनों को ये फास्फोरिलाइज
फास्फोरिलाइज करती है तो ERK को ये एक्टिवेट करेगी और फास्फोरिलाइज करेगी। तो ERK जो है इसको फास्फोरिलाइज करेगा MEK, और किन किन अमीनो एसिड्स को करेगा? 183 पर थ्रियोनिन है और 185 पर टायरोसिन है। ये दोनों रेसिड्यूज को फास्फोरिलाइज करेगा। इसी ERK को MAP काइनेज भी कहते हैं। MAP ईस्ट से लगा के मैमल्स तक है, लेकिन मैमेलियन सेल के अंदर उसी MAP काइनेज को ERK कहा जाता है। तो एक तरह से ये कहिए तो ERK फैमिली में ही MAP भी आ गया। ये जो ERK है ये एक्टिवेट करेगा रिस्पांस प्रोटीन्स को, और ये रिस्पांस प्रोटीन्स जो हैं ये सेलुलर रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगी और ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को ये फास्फोरिलेट करेंगी। तो ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो हैं सेल के अंदर न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट होंगे और DNA के साथ इनकी बाइंडिंग हो जाएगी। ये है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो DNA के साथ बाइंड होकर जीन का एक्सप्रेशन कराएंगे, वो एक प्रोटीन बनाएंगे जो सेल के लिए जरूरी होगी। थोड़ा सा रास प्रोटीन को इंटेंसिफाई कर दिया जाए। रास प्रोटीन्स दो फॉर्म में मिलती है, एक GDP से बाउंड होगी तब इनएक्टिव पोजीशन में होगी, और वही जब GDP रिप्लेस हो जाता है GTP से तब ये एक्टिव पोजीशन में हो जाती है। रास प्रोटीन्स साइटोसॉल में पाई जाएगी और मेम्ब्रेन के इनर लीफलेट से अटैच्ड रहेगी। ये लिपिड ग्रुप है, इस लिपिड ग्रुप के साथ ये इनर लीफलेट है, ये आउटर लीफलेट है, तो इसका अटैचमेंट इनर लीफलेट से होगा, मतलब साइटोसॉलिक पोर्शन की तरफ ये रहेगी। और इसका पहला एक्टिवेशन होगा एडाप्टर प्रोटीन्स के द्वारा, क्योंकि ये एडाप्टर प्रोटीन्स जो हैं फास्फोटायरोसिन से बंधी हुई हैं रिसेप्टर के। रास प्रोटीन्स के बारे में इसको इसलिए इसकी स्टडी जरूरी हो जाती है कि ये ह्यूमन में कैंसर कॉज करती है। रास प्रोटीन्स एक ऑन्कोजेनिक प्रोटीन है जो रेड सार्कोमा वायरस के द्वारा प्रोड्यूस होती है, तो इसी वजह से इसका नाम जो है वो रास प्रोटीन्स पड़ा, क्योंकि ये ऑन्कोजेनिक प्रोटीन है। इसमें एटीपेज एक एंजाइम होता है जो कि एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है और वो GTP की हाइड्रोलिसिस करता है। जब GDP की हाइड्रोलिसिस हो जाती है तब वो GDP में फिर एक्सचेंज हो जाता है, उसका फॉस्फेट निकल जाता है, इसके कारण ये इनएक्टिव पोजीशन में रिटर्न हो जाती है। और जिस जीन के द्वारा ये रास प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, उन रास जीन्स में यदि म्यूटेशन हो जाता है तो म्यूटेशन के कारण ऐसी रास प्रोटीन बनती हैं जो कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड पोजीशन में रहती हैं, वो डीएक्टिवेट नहीं होती, इनएक्टिव नहीं होती। तो जब इनएक्टिव नहीं होंगी तो इस रास प्रोटीन को, इस रिसेप्टर को कोई ग्रोथ फैक्टर से सिग्नल मिले न मिले, एक कंटिन्यूअसली ऑन पोजीशन में रहेंगी। तो ये रास प्रोटीन्स एक स्विच का काम करती हैं जो ग्रोथ फैक्टर के स्टिमुलेशन से ऑन होती हैं और फिर अपने आप स्वतः ऑफ भी हो जाती हैं। किसके द्वारा ऑफ होती हैं? जो एटीपेज एंजाइम पाया जाएगा वो इस GTP की हाइड्रोलिसिस करके फिर इसको GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदल देता है। रास प्रोटीन्स G प्रोटीन की अल्फा सब यूनिट के बराबर फंक्शन करती हैं। G प्रोटीन्स एक हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन है, उसमें अल्फा सब यूनिट है, बीटा सब यूनिट है, गामा सब यूनिट है। तो अल्फा यूनिट जो है जब एक्टिवेटेड होती है तो वो रास प्रोटीन की तरह से फंक्शन करती है। तो रास प्रोटीन्स एक तरह से अल्फा सब यूनिट जो कि G प्रोटीन की एक सब यूनिट है उसके एनालॉगस फंक्शन करती हैं। एनालॉगस फंक्शन वो हो जाएगा जिसमें फंक्शन तो दोनों चीजें एक जैसी कर रही हैं लेकिन जिनकी ओरिजिन सिमिलर नहीं है। तो इसकी ओरिजिन ये मोनोमेरिक यूनिट है और अल्फा सब यूनिट G प्रोटीन की एक सब यूनिट है और G प्रोटीन जो है वो हेटेरोट्राइमेरिक सब यूनिट है, उसमें सब यूनिट्स हैं। तो ये रास प्रोटीन्स जो हैं मॉलिक्यूलर स्विच का काम करते हैं। स्विच टर्न ऑन हो गया तो एक्शन ऑन हो गया और टर्न ऑफ हो गई तो एक्शन ऑफ हो गया। तो जब कभी भी रास जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो उसमें जो एटीपेज एक्टिविटी है, जो हाइड्रोलिसिस करने वाली एक्टिविटी है, वो समाप्त हो जाती है और रास प्रोटीन्स कंटिन्यूअसली ऑन रहती हैं। उन्हें सिग्नल मिले न मिले वो बराबर एक्टिवेट करती रहेंगी MAP काइनेजेस को और एक्शन ऑन रहेगा, सेल का प्रोलिफरेशन होता रहेगा, सेल के नंबर बढ़ेंगे और कैंसर डेवलप करता है। इसलिए रास प्रोटीन्स की स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाती है।